नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडेड वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जी हां, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो कुछ 8-10 वीडियो इस महीने में आने वाले हैं फरवरी के मंथ में, वो सारे के सारे ड्रग पिक्चर के बारे में होंगे। और इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले इस पखवाड़े में सिर्फ 3 मेडिसिन को सबसे प्रायोरिटी दी है, जो कि 3 ग्रैंड मेडिसिन है पूरी की पूरी मटेरिया मेडिका की, और जिनका नाम है सल्फर, कैलकेरिया कार्ब एंड लाइकोपोडियम। तो सल्फर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द कैलकेरिया कार्ब। तो ऑलरेडी वीडियो में भी बहुत लंबा हो सकता है, तो इसलिए बिना किसी समय की बर्बादी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी जो वीडियो है उसको हम हर बार की तरह एक दूसरी स्क्रीन में शूट करेंगे, जिसमें आप छोटा सा मुझे भी देख पाएंगे और मेरे पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कुछ स्लाइड्स देख पाएंगे जो मैंने खुद तैयार करी हैं। और ये जो स्लाइड है, इनको तैयार करने के लिए मैंने रेफरेंस जो है अपनी खुद की मटेरिया मेडिका का लिखा है, जो बहुत से दर्शकों की डिमांड रहती है कि सर आपने जो कंटेंट बनाया है आप उसको शेयर करो। और उस मटेरिया मेडिका के अंदर जिस तरह से मैंने चीजों को समझा है आप तक वैसे ही प्रस्तुत करूंगा। और इसके लिए हम हर एक मेडिसिन को कुछ की नोट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो की नोट्स होते हैं वो उस मेडिसिन का मेन जिस्ट होता है। अगर आपने इन की नोट्स को समझ लिया तो किसी भी बुक से, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी बुक से आप, जैसे ये वीडियो कैलकेरिया कार्ब के बारे में है, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए। हर एक पॉइंट को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा, मे भी हो सकता है और होगा ही कि पॉइंट कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल होंगे, कठिन होंगे, उनको बार बार देखिए। और मैं इस बात का आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि उनको प्रॉपरली समझने के बाद आप कैलकेरिया कार्ब किसी भी बुक से पढ़ोगे तो उसका इंट्रोडक्शन से लेके पर्टिकुलर्स, हेड टू टो तक के सारे सिम्टम आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। और बेसिकली ये लास्ट पेज है, मेरे को पहले पन्ने पे जाने दीजिए, बस सेकंड पेज था एक्चुअली वो। तो दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब ड्रग पिक्चर, सबसे पहला पॉइंट, इट इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, और कोष्टक में है सल्फर एंड लाइकोपोडियम। सल्फर, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम, ये जो 3 मेडिसिन है, ये हैनीमैन की लाइफ से लेकर के होम्योपैथी की उत्पत्ति के बाद होम्योपैथी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा मील का पत्थर, सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई हैं। तो जो हैनीमैन के 3 ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है, एक्चुअली ये जो पहला कीनोट है, ये सेम मैंने सल्फर में भी बोला था कि इट इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, एंड द सेकंड मॉन्यूमेंट इज द कैलकेरिया कार्ब, एंड द थर्ड मॉन्यूमेंट इज द लाइकोपोडियम। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, डीप एक्टिंग एंटीसोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रस्ट रेमेडी ऑफ द मटेरिया मेडिका। मैं उम्मीद करता हूं कि एज अ प्रैक्टिशनर, और मैं ये जानता हूं कि मुझे फॉलो करने वालों में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये लाइन भी समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि अ डीप एक्टिंग एंटीसोरिक, ये डीप एक्टिंग है मेडिसिन, एंटीसोरिक है नेचर में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, पर आप लोग जिस भाषा में समझेंगे मेरे को उसी में समझाना पड़ेगा। पॉलीक्रस्ट, पॉलीक्रस्ट मतलब मल्टी लेयर्ड, मल्टी यूटिलिटी वाली रेमेडी है मटेरिया में। अब हम आते हैं थर्ड की नोट पे कि एज इंपॉर्टेंट एज सल्फर एंड लाइकोपोडियम बिकॉज होल मटेरिया मेडिका इज वोवन अराउंड द ड्रग पिक्चर ऑफ दीज 3 मेडिसिन। मटेरिया मेडिका की जो उत्पत्ति हुई और मटेरिया मेडिका के अंदर मेडिसिन को प्रूव करने का तरीका, उसके बाद मेडिसिन को प्रूव करने के बाद उनको रिकॉर्ड करने का तरीका, इसके अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था इन तीनों मेडिसिन के बाद। और इसलिए कहते हैं कि सल्फर, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम, ये जो 3 मेडिसिन है, पूरी की पूरी मटेरिया मेडिका की प्रूविंग से लेके, रिकॉर्डिंग से लेके, रिकॉर्ड कीपिंग से लेके हर चीज इन 3 मेडिसिन के रेफरेंस के बाद ही इन लोगों को, हैनीमैन सर को समझ में आई। तो इसलिए पूरी की पूरी मटेरिया मेडिका का जो वोवन मतलब जो जाल बुना गया है वो इन 3 मेडिसिन के इर्द गिर्द है। अब आते हैं हम चौथे कीनोट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉफलेस कॉन्स्टिट्यूशन होता है कैलकेरिया कार्ब का। कैलकेरिया कार्ब के साथ 2 शब्द इस पूरे वीडियो में, 2 टर्मिनोलॉजी आपको बार बार देखने को मिलेंगी, और अलग अलग पायदान पे मैं जाकर के इसको इतना अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वो जो 2 टर्मिनोलॉजी है, द पहली इज द स्क्रॉफलेस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड थिंग इज द ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट आर द 2 हॉलमार्क। हॉलमार्क मतलब इंपॉर्टेंट साइन है कैलकेरिया कार्ब के।
हमें शॉर्ट में बताने की स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ ग्लैंडुलर पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी जगह जगह लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं। जब भी हम लिम्फ नोड और ग्लैंड की बात करते हैं और हम जब भी लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज बोल रहे हैं कि दैट पर्सन विद द एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स इज प्रोन टू कैच द इन्फेक्शन। और ये क्वालिटी होती है स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन की। इनको ठंड बहुत लगती है, इनकी ग्लैंड्स बढ़ जाती है, इनका लिम्फेटिक सिस्टम वीक होता है, ये बार बार इन्फेक्शन को कैच करते हैं, इनको बहुत थोड़ी सी ठंड में इनको ठंड बैठ जाती है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट? ल्यूको मतलब व्हाइट, फ्लेग्मेटिक मतलब ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या का ज्यादा होना। और ये जो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट है दैट इज द टॉपिक ऑफ द एंटायरली डिफरेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं टेम्परामेंट। जो 4 प्रकार का टेम्परामेंट होता है कि सैंग्विन होता है, बिलियस होता है, मेलेनकोलिक होता है और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक। तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट वीडियो में आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। अब 5वें पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे जब भी मैं सीसी लिखूंगा तो दैट इज मतलब उसका सीसी का मतलब है कि मैं कल्केरिया कार्ब की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी सीसी लिखूंगा तो मैं कल्केरिया कार्ब की ही बात कर रहा हूँ, आप ये समझ के चलिएगा। कल्केरिया कार्ब इज द विक्टिम ऑफ द improper nutrition and imperfect digestion and assimilation। कल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसकी पूरी पैथोलॉजी की जो स्टार्टिंग होती है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन से होती है, ठीक है। और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन का कारण है इम्परफेक्ट डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक शॉर्ट में एक चीज लिखी है, ये मेरे सर के पीछे जो शब्द है दैट इज कहानी, ठीक है। ये इम्परफेक्ट है ऊपर, उसके नीचे कहानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने मेमोराइज करने के लिए डाइजेशन और एसिमिलेशन की कहानी आपको मेरे को सुनानी है, जो मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। क्योंकि आगे जब मैं स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट वगैरह के बारे में बात करूंगा तो वहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है। डाइजेशन मतलब हमने खाना खाया और पेट के अंदर एसिड और पैंक्रियाटिक जूस वगैरह मिलके वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाना। वो 3 फॉर्म कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द डाइजेशन। ये सिर्फ डाइजेशन है। एंड असिमिलेशन का मतलब होता है कि आगे जब खाना इंटेस्टाइन तक जाएगा तो इंटेस्टाइन से उन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को उठाना जब बॉडी अपटेक कर लेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ जो न्यूट्रिशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। वो डियोडिनम के पहले होता ही नहीं, वो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का खेल है। तो एसिमिलेशन का मतलब है कि जो सिंपलर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमने डाइजेशन के थ्रू तोड़ा है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। कि कॉम्प्लेक्स फूड से इन तीनों को अलग करना, और इन तीनों के अलग होने के बाद जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी अपने सिस्टम के अंदर इंटेस्टाइन के थ्रू, दैट इज व्हाट इज नोन एज द एसिमिलेशन। ये याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा, ठीक है। अब हम आ गए अगली स्लाइड के ऊपर जो है छठा की नोट। कल्केरिया कार्ब का यहाँ पे हम बिल्टअप एंड लुक की बात करेंगे और आप में से बहुत से लोग इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं कि व्हाट इज द लुक ऑफ द कल्केरिया कार्ब। मैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे इसलिए ज्यादा मैं फोकस इसलिए नहीं करता और मैं कई मर्तबा इसको डिनाई करता हूं। उसका कारण है कि वी हैव वेरी फ्यू मेडिसिन जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लुक ऑफ पेशेंट के ऊपर बात करी गई है। हमारे पास बहुत गिनती की दवाएं हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन नहीं है, इसलिए क्या उसके बारे में बात करना फजूल है और चीजों को इस तरह से समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत है कि आपका नॉलेज क्लियर नहीं होगा। तो पीपल ऑफ सॉफ्ट फाइबर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट है वो एक मोटा, एक ऑब्वियस, एक थुलथुला पेशेंट होता है। तो वो जो थुलथुला पेशेंट है उसमें मसल्स तो है नहीं, तो उसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं विथ टेंडेंसी टू ग्रो फैट एंड फ्लेबी, ठीक है। वो फैट और फ्लेबी होता है। फैट मतलब मोटा और फ्लेबी मतलब थुलथुला। क्यों? with scrofulous constitution with enlarged glands especially of neck। अब ये इसके लुक का मेन पॉइंट क्या है? फैटी एंड फ्लेवी है, सॉफ्ट फाइबर्स है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रॉफुलस है, वो अब मैं आपको बता चुका हूं। और इसकी वजह से इसके बिल्टअप के अंदर क्या मेन चीज है कि ये मोटा होगा, थुलथुला होगा और स्क्रॉफुलस कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण इसकी नेक की जो ग्लैंड्स है वो एनलार्ज्ड होंगी। हमारे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं क्लिनिक में जो अपने बॉडी मास इंडेक्स से मोटे हैं, वो सेडेंट्री
लाइफ जीते हैं, दे आर लेजी, है ना, वो कोल्ड को बहुत इजीली कैच करते हैं, वो फैटी हैं, वो फ्लैबी हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रॉफलस है, और उनको जनरली ये जो नेक की ग्लैंड होती है, हम देखते हैं नेक की ग्लैंड और पीछे सर्वाइकल ग्लैंड, इनकी जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स एनलार्ज्ड होती है। तो अगला पॉइंट यही, फैट चिल्ड्रन रादर ब्लॉटेड देन सॉलिड। अब दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं सॉलिड बच्चे, वो मोटे नहीं है, उनकी मसल्स दिखते हैं, उनकी बॉडी ठोस होती है, बट हमारा कल्केरिया कार्प का बच्चा ऐसा नहीं है। फैट चिल्ड्रंस होते हैं जो कि रादर ब्लॉटेड होते हैं, सॉलिड होने की बनस्पत, ठीक है, सॉलिड नहीं होते, वो ब्लॉटेड होते हैं। पेल, बट होते तो पेल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटे हैं तो बिल्कुल प्लेथोरिक दिखेंगे, आपको लाल चेहरा दिखेगा, हाँ, ब्लॉटेड हैं फिर भी पेल हैं, बट फ्लशिंग इजीली, पर उनका चेहरा थोड़े से एक्साइटमेंट से फ्लशिंग उनके चेहरे पे आ जाती है, ब्लड का प्रभाव उनके चेहरे पे दिखने लगता है। फेयर एंड स्लो इन मूवमेंट, ठीक है, जनरली कल्केरिया कार्प कॉन्स्टिट्यूशन के लोग गोरे होते हैं और मूवमेंट में स्लो होते हैं। कल्केरिया कार्प के चाइल्ड के बारे में कहा गया है इर्रेगुलर ग्रो होता है, वो इर्रेगुलर ग्रोथ होती है। किस तरह की इर्रेगुलर ग्रोथ होती है उसको आगे देखते हैं। हेड जो है वो एनलार्ज होगा। कल्केरिया कार्प की चाइल्ड का मैं शॉर्ट में आपको पहले मैं पूरी ये लाइन बता देता हूं, फिर आप समझिएगा कि उसका हेड बड़ा दिखेगा, हेड एनलार्ज्ड होगा, ठीक है, हेड हो गया एनलार्ज्ड। उसका एब्डोमेन जो है वो भी एनलार्ज्ड होगा। उसके लिए इन्वर्टेड सॉसर करके शब्द आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई मटेरिया मेडिका में, जैसे कि वो चाय पीने की जो सॉसर होती है वो उल्टी रखी हो, तो उसका सर एनलार्ज्ड होगा, बट उसका नेक वीक होगा, नेक इमेसिएटेड होगा, उसका एब्डोमेन निकला हुआ होगा, एनलार्ज्ड होगा, प्लस उसकी एक्सट्रीमिटीज थिन होंगी, पतली पतली, जैसे मरासमस का बच्चा होता है। और इसके साथ साथ कई जगह पे बॉडी पे लिम्फेटिक एनलार्जमेंट होगा। दिस इज द क्लासिकल लुक एंड अपीयरेंस ऑफ द कैल्केरिया कार्प चाइल्ड। अब इसको पढ़ लेते हैं। ग्रोथ इर्रेगुलर, ठीक है, हेड लार्ज विथ ओपन फोंटानेलिस। ओपन फोंटानेलिस समझिए आप कि जो कपाल की हड्डी होती है ना, वो कई टुकड़ों में रहती है, ठीक है, और कई बच्चे, खासकर माल नरिश्ड बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो वो जो टुकड़े हैं आपस में जुड़े नहीं होते, उसको कहते हैं ओपन फोंटानेलिस। दो मेडिसिन है कल्केरिया कार्प में, एंटीरियर सामने के फोंटानेलिस खुले रहते हैं पेशेंट के, ऊपर से नहीं दिखेंगे, ऊपर चमड़ी रहेगी, सर रहेगा, पूरा स्कैल्प रहेगा, बट आप हाथ लगाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, इसकी सर की कपाल की हड्डी पूरी जुड़ी नहीं है। तो ये एंटीरियर पार्ट में कैल्केरिया कार्प होती है। और इन द सेम मैनर जब पोस्टीरियर फोंटानेलिस ओपन होते हैं, दैट इज द कैल्केरिया फॉस। इर्रेगुलर हेड लार्ज होगा, ग्रो इर्रेगुलर होगा विथ ओपन फोंटानेलिस, लार्ज एब्डोमेन, लार्ज लिम्फेटिक ग्लैंड एंड हेड स्वेट प्रोफ्यूजली, है ना। ये हेड स्वेट प्रोफ्यूजली वाला पॉइंट आगे आ जाएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में की नोट ही है कल्केरिया कार्प का, ठीक है। तो ये पूरा चित्रण है हमने कल्केरिया कार्प के पेशेंट का देख, एडल्ट के अंदर भी और छोटे बच्चे के अंदर भी। वेरी चिली पेशेंट, ये किसी को कहने की बात नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्केरिया कार्प का। और ये थर्मल है क्योंकि मेडिसिन का, और थर्मल का इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार ये जो थर्मल है ना, ये हमको एलिमिनेटिंग सिम्टम की तरह काम आता। वो ऐसे है कि हम सोचिए कंक्लूजन के ऊपर 2 से 3 मेडिसिन के ऊपर आए केस टेकिंग और रिपर्टराइजेशन के बाद। अब हमारे पास 3 मेडिसिन में से 2 मेडिसिन एक्सेसिवली हॉट है और एक हमारे पास कल्केरिया कार्प है, बट हमारा पेशेंट जो है चिली है बहुत ज्यादा, तो सिर्फ थर्मल के बेस पे आप हॉट मेडिसिन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज नोन एज द एलिमिनेटिंग मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और एलिमिनेटिंग मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि कल्केरिया कार्प इज एक्सेसिवली चिली पेशेंट, और ये मटेरिया मेडिका के सबसे ज्यादा चिली पेशेंट में से एक होता है, ठीक है। एग्रेवेट ऑन द कोल्ड एंड ऑल्सो कैचेस कोल्ड वेरी इजीली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ट्यूबरकुलिनम जो दूसरी मेडिसिन है, और केंट ने कैल्केरिया कार्प के अंदर साफ लिखा है कि ट्यूबरकुलिनम या ट्यूबरकुलिनम जो मेडिसिन है वो कल्केरिया कार्प के सिम्टम और ट्यूबरकुलिनम के सिम्टम इंटरचेंज होते रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, क्योंकि दोनों के गुण धर्म बिल्कुल एक। और क्या है उसमें से कॉमन चीज की वेरी चिली पेशेंट सफर फ्रॉम चिलीनेस एंड बाय कोल्ड इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी फॉर्म में ठंडी लगेगी ना, इसको परेशान होना ही होना है। 8वां की नोट, हाइपर हाइड्रोसिस। ये जो सवाल है भाई साहब, ये पिछले 10-12 लाइव स्ट्रीम सेशन में इतना प्राण पिया है लोगों ने
हैं ये एक सवाल कर करके कि सर एक्सेसिव पर्सपायरेशन का मेडिसिन बताइए, कोपियस पर्सपायरेशन का मेडिसिन बताइए। और मैंने सबको कल्केरिया कार्ब बोला, और वो क्यों बोला, वो इसलिए हाइपर हाइड्रोसिस, कोपियस पर्सपायरेशन, ठीक है, फ्रॉम स्लाइटेस्ट एग्रेशन, कोई भी एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन करेगा पसीना आ जाएगा। नाइट स्वेट, टीबी के पेशेंट के अंदर नाइट स्वेट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो नाइट स्वेट, इसको फुट पे पसीना आता है बहुत ज्यादा, इसको हैंड पे पसीना आता है, ठीक है, इसको हाथ पे इतना पसीना आता है कि कई मरतबा ये पेपर जो है ना वो राइटिंग नहीं कर पाता, ये अपनी एक एग्जामिनेशन नहीं दे पाता। तो हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन। और सबसे इंपॉर्टेंटली कल्केरिया कार्ब, ये सीसी है, कल्केरिया कार्ब स्वेट, ये गिव है मेरे सर के पीछे जो शब्द है ना, ये मैं देखता हूँ कितना दिख पा रहा है आपको, ये मेरे सर के पीछे जो शब्द है ना, हाँ ये सर के पीछे शब्द है, दैट इज गिव्स। तो कल्केरिया कार्ब स्वेट गिव्स नो रिलीफ। जनरली मटेरिया मेडिका में धारणा है ज्यादातर मेडिसिन में कि व्हेनेवर देयर इज द प्रोफ्यूज स्वेट, तो वो स्वेट कुछ ना कुछ रिलीव करता है। जैसे एक पेशेंट को फीवर आता है तो वो जो स्वेटिंग होती है तो फीवर रिलीव हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का जो रिलीफ है वो स्वेटिंग से बताया गया है, पर कल्केरिया कार्ब का पेशेंट को स्वेटिंग से कोई रिलीफ नहीं होता। तो ये 8th पॉइंट था, हाइपर हाइड्रोसिस या एक्सेसिव या कोपियस पर्सपायरेशन, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड पे आ गए। ये बहुत जरूरी था बताना, 9वां पॉइंट की बोनलेस हैंड इज द कल्केरिया कार्ब हैंड। हमने कई मोटे मोटे लोग देखे हैं, जैसे हमारे बहुत बढ़िया सिंगर है, हम सबके बहुत प्रिय अदनान सामी जी, तो उनने अभी तो सर्जरी वगैरह डाइटिंग करके वेट कम कर लिया, पर जब वो पहले थे 90s में, जब हम सब स्कूल में हुआ करते थे, जब उनका गाना भीगी भीगी रातों में, वो कितने मोटे थे। तो जब वो पियानो बजाते थे तो आपने देखा होगा हड्डियां नहीं दिखती। तो कल्केरिया कार्ब का पेशेंट बीइंग फैटी एंड फ्लेबी होने के कारण उसका जो हैंड होता है ना, दैट इज बोनलेस हैंड बताया गया है। हड्डी तो होती है बट फैट इतना है कि वो नहीं दिखता। तो ये एक लाजमी था पॉइंट उसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने बताया। 10वां पॉइंट, सॉरनेस। भाई साहब सॉरनेस मतलब खट्टापन और खट्टी स्मेल, ठीक है। जो कल्केरिया कार्ब का पेशेंट है ना, ही इज द विक्टिम ऑफ द सॉरनेस। और ये जो सॉरनेस होती है, खट्टी स्मेल उसके पास से भी आती है, उसके एक्सेलेशन वगैरह जो होते हैं, उसके बॉडी के जितने डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं, ऑल आर सॉर। तो सॉरनेस इज द नेक्स्ट कीनोट ऑफ कल्केरिया कार्ब। बॉडी इज ऑफ सॉर ऑर्डर, उसकी जो बदन की जो स्मेल होगी ना वो खट्टेपन में होगी। सॉर मतलब खट्टा। एवरीथिंग इज सॉर, हर चीज सॉर होगी। विज मतलब क्या क्या सॉर होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेस्ट सॉर होगा, जो स्टूल होगी दैट इज सॉर, यूरिन इज ऑफ द सॉर ऑर्डर, हिज स्वेट इज सॉर, एक्सेलेशन एंड डिस्चार्जेस आर ऑफ सॉर ऑर्डर, ठीक है ना। ये हो गया 10th की नोट। 11th की नोट, ट्यूबरक्लोसिस रेमेडी। आगे आएगा ये ट्यूबरक्लोसिस रेमेडी, ये कैसे बनी मैं इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा आपके सामने ऑन द पैथोलॉजिकल ग्राउंड। ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन ये इसलिए बनी क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, जो दो टर्मिनोलॉजी इसके साथ बिल्कुल चोली दामन जैसी चिपकी हैं। पहला स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा ल्यूकोफ्लेग्मेटिक स्टेट ऑफ द पेशेंट। ये दोनों मिलकर इसको ट्यूबरक्लोसिस की रेमेडी बनाती हैं। और टेंशन में मत आइए, आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर टीबी, प्री ट्यूबरकुलर स्टेज ऑफ थेसिस। ये PHE थेसिस, ये थेसिस जो है आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि जो भी पुराने पायनियर की मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे उसके अंदर टीबी को थेसिस नाम की बीमारी के रूप में बताया जाए। तो थेसिस मतलब टीबी की ही बात हो रही है। और कल्केरिया कार्ब इज इंडिकेटेड इन द प्री ट्यूबरकुलर स्टेज ऑफ टीबी विथ कफ एग्रेवेट ऑन कोल्ड, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारा स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन है और चिली पेशेंट है, चिली रेमेडी है, इसलिए ट्यूबरकुलिनम से कंपैरिजन करा, इसलिए इसका जो कफ है कोल्ड से एग्रेवेट होता है। 12वां पॉइंट, अब ये इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी चीजें, तो थोड़ा सा ढंग से सुनिएगा। अटोनिक स्टेट ऑफ वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम? हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला जो सिस्टम हमारे अंदर काम करता है, दैट इज जो डाइजेशन और एसिमिलेशन को हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म संभालता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम। और उसकी अटोनिक स्टेट होती है कल्केरिया कार्ब के पेशेंट में। अटोनिक स्टेट ऑफ वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम विच रिजल्ट्स इन द इम्परफेक्ट न्यूट्रिशन। ये जो होता है, अब मैंने शुरू में बताया, आपको याद होगा, मैं एक बार पहली स्लाइड में चलता हूं कि यहां पे मैंने बोला था कल्केरिया कार्ब इज विक्टिम ऑफ इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इम्परफेक्ट डाइजेशन एंड असिमिलेशन। यहां पे मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं।
हूं कि अटोनिक स्टेट होती है वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम की, जो कि रिजल्ट करती है इन इनपरफेक्ट न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट, ऑल बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ लाइम और कैल्शियम फ्रॉम द सिस्टम। पुरानी बुक में जब कल्केरिया कार्ब पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक शब्द, दो शब्दों का इस्तेमाल उसमें मिलेगा, लाइम का। लाइम मतलब लाइम स्टोन की बात कर रहे हैं, मतलब कैल्शियम की बात कर रहे हैं। तो जब भी लाइम या कैल्शियम का विड्रॉल हो जाता है किसी बॉडी के सिस्टम से, जो कि हमारे कल्केरिया कार्ब के पेशेंट में पैदा होते साथ ही हम देखते हैं, इन्नेट है उसके अंदर कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम की डिफिशियंसी है, तो ऐसे सिस्टम के अंदर अटोनिक स्टेट होती है वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम की, जिसके कारण इनपरफेक्ट न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि ड्यू टू कल्केरिया डिफिशियंसी पेशेंट, अब ये कैसे पता लगता है, यहाँ पे ये बात हो रही है। और ये इसका वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम किस तरह से इम्परफेक्ट न्यूट्रिशन करता है, किस तरह से इसका इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, उससे क्या होता है, ये आगे हम बात करेंगे। बट यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि भैया बंदे के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है। तो ड्यू टू कल्केरिया डिफिशियंसी पेशेंट क्रेव्स सब्सटेंसेस रिच इन कैल्शियम, रिच इन कैल्शियम एज, ये मेरे पीछे जो शब्द है ये एज है, एज एग अंडा, दट, दट मतलब धूल मिट्टी, अर्थ, अर्थ मतलब जमीन की मिट्टी है ना, मड, मड मतलब भी मिट्टी, क्ले, क्ले मतलब भी मिट्टी, ये सारे मिट्टी के वो फॉर्म है जिसमें कैल्शियम होता है, चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, स्पेशली इन चाइल्ड, ये मेरे पीछे सर के पीछे जो शब्द है दैट इज चाइल्ड। तो मतलब कहने का है कि हम सब इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि जो कल्केरिया कार्ब के पेशेंट के अंदर कल्केरिया कार्ब क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी, उस कैल्शियम की कमी के कारण इसके अंदर अटोनिक स्टेट होती है वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम की, जिसकी वजह से इसका न्यूट्रिशन इम्परफेक्ट होता है। अब ये हमको पता कैसे चलता है कि ये सारी अनबन चीजें खाने की इसको इच्छा होती है, ठीक है। ये पेशेंट क्रेव करता है एग खाने के लिए, डर्ट खाने को, अर्थ, मड, क्ले, चॉक, स्पेशली बच्चों के अंदर हम ये देखते हैं। और मैंने अपने कैरियर में कम से कम सैकड़ों बार इस हैबिट को एडल्ट्स के अंदर देखा। एडल्ट्स में ऐसे देखा हूं जिनने वाकई में, जिनको ये लत थी ये सब चीज खाने के लिए, और वो मेरे पास इसी के इलाज के लिए आए थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब 13th जो की नोट है कि कल्केरिया सॉल्ट्स, दो सॉल्ट की बात होती है। जब भी कल्केरिया सॉल्ट की बात होगी देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्केरिया, आइदर कल्केरिया कार्ब और कल्केरिया फॉस। यहाँ पे ये सीसी मतलब कल्केरिया कार्ब है और सीपी मतलब कल्केरिया फॉस है। तो कल्केरिया सॉल्ट्स, कल्केरिया कार्ब एंड फॉस की बात हो रही है, आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। ये हमेशा याद रख लेना आप लोग, है ना। यहाँ से ये इसका बहुत बड़ा, ये सारे के सारे जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये सब इसके पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ड्रग है बॉडी के ऊपर ऑन द मॉलिक्यूलर ग्राउंड, और यही आपको डिसाइड करते हैं एज अ पेशेंट। आप एज अ पेशेंट कैल्केरिया को कैल्केरिया बनाने वाली यही बातें हैं। और अगर आपको ये बातें पता हैं तो आपको कोई भी रिपर्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। पेशेंट आप देखेंगे, उसका नरेशन सुनेंगे, आपको तुरंत दिखने लगेगा। तो कल्केरिया साल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। जब भी ग्रोथ की बात होती है, ओवर ग्रोथ की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ये ग्रोथ और ओवर ग्रोथ के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड द मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर द न्यू टिश्यू। जो नया टिश्यू बनता है ना, उसके लिए जो मॉलिक्यूलर बेस है वो कल्केरिया सॉल्ट से ही बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। एंड ड्यू टू दिस, और इनके यही कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, कैल्केरिया सॉल्ट्स के इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण कि ये ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंस है और ये मॉलिक्यूलर बेसिस प्रोवाइड करते हैं न्यू टिश्यू को। और इस प्रॉपर्टी के कारण दिस प्रोफाउंड एक्शन ऑन द ग्रोथ, इस मेडिसिन का, इन दोनों का, कल्केरिया कार्ब और फॉस का, दे हैड द प्रोफाउंड एक्शन ऑन ग्रोथ एंड ग्रोइंग टिश्यूज। दे आर इंडिकेटेड फॉर द फिनोमिना लाइक द ओवर ग्रोथ, कि जितने भी ओवर ग्रोथ के फिनोमिना होते हैं, जैसे कि नेजल पॉलिप हो गया, यूटेराइन पॉलिप हो गया, ट्यूमर्स हो गए, सिस्ट हो गए, फाइब्राइड्स हो गए, एक्सोस्टोसिस हो गए, एडिनॉइड्स हो गए, जहां पे भी गठान, ओवर ग्रोथ, ट्यूमर, ठीक है, ये सब जगह के कारण, ये सब जगह के ऊपर कैल्केरिया ग्रुप का, कैल्केरिया सॉल्ट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि है फिनोमिना लाइक दीज टाइप्स ऑफ ओवर ग्रोथ। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे, नेजल पॉलिप, यूटेराइन पॉलिप, ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, एक्सोस्टोसिस, और जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाया, एडिनॉइड। तो दिस इज येट अनदर 13th कीनोट ऑफ दिस मेडिसिन, दैट इट हैज अ वेरी पावरफुल एक्शन ऑन द डिजीजेस वेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ओवर ग्रोथ। 14th, एक्शन ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। देखिए ये हर बुक में लिखा है, ये दूसरी लाइन में लिखा है विलियम बोरिक के, कि इसका एक्शन
कनेक्शन बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली इसका बहुत गहरा रिलेशनशिप है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे ब्रेन में होती है, मास्टर्स ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। और मेन मेडिसिन है ये हार्मोनल हाइपो फंक्शन की इन फीमेल। अगर आप कंप्लीट डायनेमिक्स रिपर्टरी के अंदर हार्मोनल हाइपो फंक्शन बोलेंगे फीमेल चैप्टर में, वहां पे आपको सिर्फ 2 मेडिसिन मिलेगी, एक है कल्केरिया कार्ब एंड दूसरी है पल्सेटिला, जो मैंने लिखी हुई है। तो ये दो जो मेन प्रॉब्लम पिट्यूटरी और थायराइड के एक्शन के कारण जो 2 जगह इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है इन द प्रैक्टिस, वो है कि टुडेज थायराइड डिसफंक्शन इन द फीमेल। जिस तरह से आज की डेट में हर तीसरी या चौथी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कल्केरिया कार्ब उसकी मेडिसिन है। एंड द सेकंड इज द इम्पेयर्ड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन ड्यू टू एक्शन ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। हम छोटे बच्चों के अंदर इम्पेयर्ड ग्रोथ जो हम देख रहे हैं ना, इम्पेयर्ड एंड रिटायर्ड सॉर्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि इसका एक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और मोस्ट स्पेसिफिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड के उस हिस्से पे काम करती है जहां पे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, और इसलिए इट इज इंडिकेटेड फॉर द इम्पेयर्ड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, अब 15वां पॉइंट इसी श्रृंखला में है, इसी 14वें पॉइंट से संबंधित कि हाइपोथायरॉयडिज्म भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हाइपोथायरॉयडिज्म की टॉप 5 मेडिसिन में से इसका नंबर लगता है, और बहुत कम केसेस हैं जिनको आप कल्केरिया कार्ब के सपोर्ट के बिना जिनका थायराइड आप सही कर लो। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिकेटेड इन द हाइपोथायरॉयडिज्म कहां पे, वेयर द पेशेंट इज फैटी, क्योंकि सिम्टम्स तो होने चाहिए। मैं दुबले पतले पेशेंट को कल्केरिया कार्ब थोड़ी दूंगा फॉर द ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। तो वेयर द पेशेंट इज फैटी, फ्लैबी, स्वेटिंग, और ये मेरे सर के पीछे है, विथ कोल्ड, डैम्प एंड सॉर सेट, कि जो फैटी है, फ्लैबी है, बहुत पसीना आता है जिसको, पसीने की वजह से जो कोल्ड है, डैम्प है और सॉर स्वेट है जिसका खट्टापन है पसीने के अंदर, स्मेल के अंदर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, जो इसका 15वां की नोट है। अब थोड़ा सा ये जो पॉइंट है, आप देख रहे हो आप, सिंगल स्लाइड है इतनी बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हम ये समझेंगे। देखिए स्क्रोफलेस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता चुका हूं कि स्क्रोफलेस पर्सन वो होता है जिसका लिम्फेटिक सिस्टम वीक होता है, उसके कारण ये बार बार सफर करता है एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये इसके और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, और ये जो 2 चोली दामन बार बार शब्द यूज कर रहा हूं कि कल्केरिया कार्ब अगर पढ़ना है तो स्क्रोफलेस कॉन्स्टिट्यूशन और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट समझना पड़ेगा, तभी कल्केरिया कार्ब को पकड़ पाओगे। प्लस ये 2 चीज तो है ही, प्लस टेंडेंसी टू ओबेसिटी। क्यों? क्योंकि स्क्रोफलेस कॉन्स्टिट्यूशन और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक स्टेट ही डिसाइड करती है कि कल्केरिया कार्ब का पेशेंट हमेशा मोटा होगा, या फिर अगर इस बात का आपको जवाब चाहिए कि व्हाई द कल्केरिया कार्ब इस पेशेंट इज ऑलवेज फैटी, फ्लेबी एंड ओबेस, तो उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका स्क्रोफलेस कॉन्स्टिट्यूशन और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक स्टेट क्या होता है। इन कल्केरिया कार्ब एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इट्स चेंज इनटू द टिश्यू डू नॉट प्रोसीड फेयरली। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कल्केरिया कार्ब के पेशेंट के अंदर जो इसका वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है वो प्रॉब्लम है, वो अटोनिक कंडीशन में, जिसके कारण इन कल्केरिया कार्ब पेशेंट एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मतलब जो डाइजेस्ट फूड हो चुका, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उस फूड का एसिमिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और एसिमिलेशन के बाद इट्स चेंज इनटू द टिश्यू डू नॉट प्रोसीड फेयरली। ये पूरा सिस्टम इसके अंदर फेल है, मतलब इसका जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एसिमिलेशन नहीं हो रहा है। अब क्योंकि उसका एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, वो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो डाइजेशन के बाद ये 3 सिंपलर फॉर्म में उसके आंतों में है, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, बट इस पेशेंट के अंदर वो चीज एसिमिलेशन नहीं हो रहा है। एसिमिलेशन मतलब उसको वहां से बॉडी अपटेक नहीं कर रही, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो नॉर्मल आदमी के अंदर उसको टिश्यू के अंदर पहुंचाया जाता है, उसको उसका फॉर्म चेंज करके टिश्यू में पहुंचाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे इस कल्केरिया कार्ब के पेशेंट में नहीं हो पा रही है। इसको और अच्छे से सुनने के लिए 2-2 मिनट वीडियो को रिवर्स करके सुनेंगे तो मैं समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो एक्टिविटी ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड इज नॉट इन प्रपोर्शन विद
द कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन। मतलब कहने का है कि जो एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है आंतों के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसके पीछे मेनली होता है हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब एक आम आदमी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, वो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, पेट और फैट, प्रोटीन को आंतों से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब करके प्रॉपरली प्रोसेस करके ठिकाने लगा देता है। इसलिए आम आदमी मोटा नहीं होता, ठीक है, एक मजदूर मोटा नहीं होता, क्योंकि वो जितना खाता है, डाइजेस्ट करता है, वो पूरा का पूरा एसिमुलेट हो जाता है। और इसके पीछे मेन मैकेनिज्म होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी आंतों में पाए जाने वाली लिम्फेटिक ग्लैंड और लिम्फेटिक सिस्टम ही एसिमुलेशन को संभालती हैं। बट द एक्टिविटी ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड इज नॉट इन प्रपोर्शन विद द कैपेसिटी ऑफ एसिमुलेशन। हमारे कल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट है, इसका लिम्फेटिक ग्लैंड, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में हमको एसिमुलेट करनी है चीजें, हमको जिस प्रपोर्शन में चीजों को उठा के प्रोसेस करके ठिकाने लगाना है। और इसलिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन इज इनपरफेक्ट। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को उठाना, लिम्फेटिक सिस्टम से उसको आंतों से एसिमुलेट करना, एसिमुलेट करके इन तीनों को यूज करना और जला देना। दिस इज व्हाट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। बट क्योंकि हमारे कल्केरिया कार्ब के पेशेंट का लिम्फेटिक ग्लैंड और सिस्टम ही पूरा बैठा हुआ है, तो देयरफॉर द ऑक्सीडेशन इज इम्परफेक्ट। वो खाना हमारा पेशेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, खासकर फैट, वो बर्न कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल उसको ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंड हेंस देयर इज द रैपिड डिपॉजिट ऑफ द फैट इन द सेल्यूलर टिश्यू, स्पेशली इन द एब्डोमेन, बट इन स्पाइट ऑफ द फैटी। अब ये इसके बाद हम बात की बात चालू करेंगे। अब आप समझे क्या है इसके साथ दिक्कत? इसके साथ दिक्कत यही है, दिक्कत क्या है कि इसका एसिमुलेशन नहीं होता, क्योंकि एसिमुलेशन कराता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन की और हमारे भाई का, क्योंकि स्क्रोफलस कॉन्स्टिट्यूशन का इसका लिम्फेटिक सिस्टम खत्म है। और इसके लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट नहीं है कैपेसिटी ऑफ एसिमुलेशन से, कि जितने लेवल पे एसिमुलेशन होना चाहिए इसकी कैपेसिटी उसकी 20% भी नहीं है। और इसके कारण इसके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो इम्परफेक्टली होता है। और क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते, और इसलिए इसका फैट टिश्यू, सेल्यूलर टिश्यू में इसको फैट डिपॉजिट होने लगता है एंड बेसिकली वो एब्डोमेन पे होता है। अब इसके आगे की बात सुनिए कि इन स्पाइट ऑफ द फैटी, मतलब मोटा ताजा होने के बावजूद भी, द टिश्यू आर इनपरफेक्टली नरिश्ड। ये समझ रहे हो आप? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन निकल के एसिमुलेट करके सिस्टम में पहुंचा के बर्न कर देते तो टिश्यू के काम आता, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता, पर वो हुआ नहीं। वो रिजर्व के रूप में, फैट के रूप में डिपॉजिट हो गया और शरीर को कुछ मिला नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैटी द टिश्यूज आर इम्परफेक्टली नरिश्ड। टिश्यू तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं, टिश्यू अभी भी भूखा है, क्योंकि ये सब कुछ फैट के रूप में जबरदस्ती जमा कर लिया इसके शरीर ने। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं है। दो ही इज अपरेंटली रोबस्ट एंड फैटी, कि जो ऊपर से वो जरूर दिख रहा है हमको कि रोबस्ट है, हट्टा कट्टा है, मोटा है, फैटी है, बट सत्यता ये है कि ही इज रियली सिक एंड अंडर नरिश्ड। ये बहुत बीमार है, ये अंदर से बहुत कमजोर है, ये अंडर नरिश्ड है। और इसकी जो प्लेथोरा है वो सिर्फ अपरेंट है, वो सिर्फ देखने की है। कि जो इसका गोल मटोल शरीर, भारी भरकम शरीर, गोलू मोलू गब्दू गब्दू, ये जो प्लेथोरा है दैट इज अपरेंट है, ये सिर्फ दिखावे की है। बट हिज ब्लड इज थिन, मतलब प्लेथोरिक तो है। अब ये पॉइंट पे ल्यूकोफ्लेग्मेटिक का मतलब तुम लोगों को पता चलेगा कि बट हिज ब्लड इज थिन एंड वाटरी। इसका जो खून है ना, इसका खून बहुत पतला है और वाटरी है एंड कंटेन टू मैनी WBC। इसके खून के अंदर WBC ज्यादा है रादर देन द रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसके WBC की प्रधानता इसके खून में ज्यादा है, विच इज टर्म्ड एज द ल्यूकोफ्लेग्मेटिक स्टेट ऑफ कल्केरिया कार्ब पेशेंट। आप समझे आप? और ये यहां से कहानी चालू हुई है कि इसका स्क्रोफलस होना, इसका ल्यूकोफ्लेग्मेटिक होना, इन दोनों के पीछे कारण क्या
क्या है, इन दोनों के पीछे कारण है अटोनिसिटी ऑफ द वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम, और उसकी वजह से जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसका असिमिलेशन नहीं होता। और वो असिमिलेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी आंतों का लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम खत्म है। लिम्फेटिक ग्लैंड्स और लिम्फेटिक सिस्टम ही एसिमिलेशन कराता है आंतों से चीजों का, पोषक तत्वों का, वो हो नहीं पा रहा है। मतलब जितना एसिमिलेशन होना चाहिए उसकी कैपेसिटी में लिम्फेटिक सिस्टम में दम नहीं है, तो ऑक्सीडेशन इसका इम्प्रॉपर होता है। इसका खाना जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, टिश्यू को नहीं मिलता, रादर देन वो फैट के रूप में अनप्रोसेस्ड जमा होने लगता है एब्डोमेन में, और ये मोटा ताजा दिखने को हमको दिखता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज इम्परफेक्टली नरिश्ड पेशेंट। अपीरेंटली रोबस्ट एंड फैटी है, बट ही इज सिक एंड अंडर नरिश्ड, और इसकी जो प्लेथोरा है वो अपरेंट होती है, और इसका जो ब्लड है दैट इज थिन एंड वाटरी, और वो थिन एंड वाटरी ब्लड के अंदर आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस ज्यादा होती है, प्रधानता होती है। और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और ल्यूको शब्द भी जो होता है वो व्हाइट से मतलब है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, और मतलब, और इसी शब्द को इसी कारण से कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस डब्ल्यूबीसी इन हिज थिन एंड वाटरी ब्लड, इसको कहते हैं ल्यूकोफ्लेग्मेटिक स्टेट ऑफ कल्केरिया पेशेंट। एंड दीस पीपल्स आर वीकली इन जनरल, ये बहुत कमजोर होते हैं, दिखने के मोटे ताजे पर अंदर से खोखले। वॉकिंग प्रोड्यूसेस ग्रेट फटीग, चलने से बहुत इनको दर्द होता है, थकान होती है। आउट ऑफ ब्रीथ ऑन गोइंग टू अप स्टेयर, ये मेरे सर के पीछे जो शब्द है डेट इज गोइंग टू है ना, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब इनकी सांसें उखड़ती हैं, ये बहुत चल लेते हैं तो हाँफने लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो हाँफने लगते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा कागज का फूल है। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द कल्केरिया कार्ब constitutional weakness. This is the basic reason why he is fatty, why he is flabby, why he is so weak, and all these things are attributed to the two cause, leukophlegmatic temperament and scrofulous constitution. आगे की स्लाइड पे चलेंगे। अब एक्शन ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द, अब इसका जो अगला 17वां जो की नोट है कि एक्शन ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बोनी टिश्यू का ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्शन है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है। तो इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कंडीशन ऑफ रेकाइटिस। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोनी टिश्यू, और अभी आप इतना मग्न हो गए उसकी ड्रग पिक्चर में कि आप भूल ही गए कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम कार्बोनेट, और मोटे तौर पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम, एंड कैल्शियम इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन। तो इसको समझने के लिए इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि बोन हमारी कैल्शियम से ही बनी होती है, और अभी हम कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो एक ऑब्वियस बात है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होगा ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन। सो इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कंडीशन लाइक रेकाइटिस। व्हाट इज रेकाइटिस? रेकाइटिस ये सॉफ्ट है सर, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दिया, एफ की जगह एच लिख दे इसमें, पर ये है सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ बोन को कहते हैं रेकाइटिस, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द कल्केरिया इन द बॉडी। सीधी सी बात है, जब कल्केरिया कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो रेकाइटिस की कंडीशन बनेगी जिसके अंदर सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मिटीज होगी बोन की। ही बॉर्न विद द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लाइम, जब पैदा होता है ना तो ये इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट कैल्शियम के साथ ही कल्केरिया कार्ब का पेशेंट पैदा होता है, एंड ग्रोस फैटी एंड फ्लेवी एंड हैव डिफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ बोन। कोई समझना कठिन नहीं है, जब ये पैदा हुए तो इनके अंदर क्षमता ही नहीं थी कैल्शियम को पचाने की, और ये मोटे हो गए उसी की वजह से, क्योंकि कल्केरिया कार्ब का इन्नेट कॉन्स्टिट्यूशन है, फैटी और फ्लेवी भी हुए, और डिफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ बोन भी इनके अंदर हम देखेंगे। लिम्स एंड बोन्स बिकम बैंड, जो हड्डियां मुड़ने की समस्या है, एंड टेक्स ऑन द डिजीजेस एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रबल्स, और इनकी बोन्स और लिम्स बैंड होने लगेंगे, और ऐसे डिजीजेस इनको पकड़ेंगे इस पेशेंट को जो कि डिस्ट्रक्टिव ट्रबल्स होंगे, जैसे कि डिफॉर्म्ड लिम्स, रिकेट्स की कंडीशन, स्क्वाइलोसिस की, कीफोसिस की, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये जितने भी हैं इन सबको रूब्रिक बनाकर रिपर्टरी में डालोगे तो हमेशा कल्केरिया कार्ब फर्स्ट ग्रेड में, बड़ी ग्रेड में मिलेगी। एक और बार रिपीट करते हैं, डिफॉर्म्ड लिम्ब, रिकेट्स, स्क्वाइलोसिस, कीफोसिस, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, क्रुक्ड फुट, लोगों के पंजे ऐसे मुड़ जाते हैं, जैसे पंजा सीधा होता है ना, ऐसा मैंने ऐसे देखे हैं पंजे की, जो पंजे की उंगलियां हैं दोनों एकदम सेंटर में मुड़ने लगती हैं, तो उसको क्रुक्ड फुट बोलते हैं, और टीथ की एबनॉर्मलिटी। तो इन अबो केसेस फीडिंग विद द कैल्शियम
एंड लाइम वाटर इज अ फुलिश वे, ठीक है। इन द अबो केसेस फीडिंग देम विद द कैल्शियम एंड लाइम वाटर इज फुलिश बिकॉज इट विल पास जस्ट थ्रू देम, सो दे नीड लाइम इन द पोटेंटाइज्ड फॉर्म, दैट इज कैल्केरिया कार्ब। कहने का मतलब है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। लोग बोलते हैं अरे भाई कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम खा ले, कैल्शियम खा ले, कैल्शियम कार्बोनेट खा ले, लाइम वाटर पी ले। बट हैनीमैन के हिसाब से हमको जो कैल्शियम की पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रहती है, और वो हैनीमैन भी यही कहते हैं कि हमारे खाने में उससे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। तो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये नहीं है कि हम कैल्शियम की डिफिशियंसी हमको सोर्स के थ्रू है, कि हमको सोर्स ही नहीं मिल रहा, कि हम कैल्शियम ही नहीं खा पा रहे। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो हम क्रूड कैल्शियम मिलता भी है जो हमको खाने से, चने से, नॉन वेजिटेरियन फूड से, एग से, कैल्केरिया कार्ब के पेशेंट के अंदर वो कैल्शियम अपटेक करेगा ही नहीं उसकी बॉडी में। ऐसा ग्लिच है अभी उसकी इकोनॉमी में, और वो लेट्रिन के थ्रू एज इट इज पास हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इन अबो केसेस फीडिंग देम विद द कैल्शियम, या तो कैल्शियम क्रूड कैल्शियम दे दो, या लाइम वाटर इज फुलिश। ये बेवकूफाना तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैल्शियम अपटेक कर सकता तो ये थोड़ी कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट होता। तो आप जो कैल्शियम का पत्ता, बड़ी बड़ी गोलियां खाते हो, वो सब लेट्रिन से एज इट इज पास हो जाता है। कैल्शियम सेंडोज की गोली आप खाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, वो सब लेट्रिन से ऐसे ही पास हो जाता है। और इस ग्लिच को सही करने का इकलौता तरीका है, दैट इज द पोटेंटाइज्ड फॉर्म ऑफ द कैल्केरिया कार्ब इन द फॉर्म ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो ये था हमने 17वां कीनोट पढ़ा कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू के ऊपर इसका जो एक्शन है, दैट इज द 17th कीनोट ऑफ कैल्केरिया कार्ब। अब हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। 18वां कीनोट, फुल ऑफ कंजेशन। कैल्केरिया कार्ब के अंदर ब्लड का कंजेशन भी बहुत प्रीडोमिनेट करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड टू द हेड, ब्लड का सर के अंदर जाके कंजेस्टेड होना। हेड हॉट होगा एंड कंजेशन ऑफ द चेस्ट, सर और चेस्ट दोनों के अंदर ब्लड आके वहां पे कंजेस्टेड हो जाएगा, हेड हॉट हो जाएगा, चेस्ट में कंजेशन होगा विद द कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। 19th कीनोट ऑल्सो इंडिकेटेड इन द, अब देखो हमने पूरी पॉइंट में पिछली 5-6 स्लाइड के अंदर, सॉरी हमने एक ही एक बात बार बार की, फेयर फैटी फ्लेबी मोटा, फ्लेबी फैटी मोटा, रोबस्ट हट्टा कट्टा। यहाँ पे इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर द इमेसिएटेड क्लोरेटिक एंड एनेमिक पेशेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे ताजे आदमी को दोगे आप, ये इक्वली इंडिकेटेड है इमेसिएटेड, क्लोरेटिक और एनेमिक पेशेंट पे भी, जो कि होगा पेल वैक्सी इन स्पाइट ऑफ द प्लम्पनेस। उसके अंदर हल्का सा मोटापा भी दिखेगा, पर उस मोटापे के बावजूद भी जब ये इसके अंदर आपको पेल और वैक्सी लुक दिखेगा, और पेल और वैक्सी जो लुक है, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ द एनीमिया। तो कहने का मतलब एनीमिया इन द फैटी पेशेंट। या फिर आप दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको 2-in-1 कैरेक्टर भी दिखेगा। एक मोटे आदमी के अंदर ही आपको एमेसिएशन भी दिखेगा, ही इज फैटी, फ्लैबी एंड इमेसिएटेड एट द सेम टाइम, और प्लस वो क्लोरोटिक और एनेमिक भी है। यहाँ पे ये बात हो रही है, और इसलिए कह रहे हैं कि पेल वैक्सी इन स्पाइट ऑफ द प्लम्पनेस, मोटापे के बावजूद पेल और वैक्सी है, मतलब एनेमिया इन फैटी पीपल। ठीक है, इट हैज बोथ स्टेट, फैटी एज वेल एज द इमेसिएटेड स्टेट टू। एक ही बंदे के अंदर दोनों स्टेट दिखेंगी, जैसे कि उसका एब्डोमेन तो फूला होगा, ब्लॉटेड होगा, मोटा होगा, बट ही इज इमेसिएटेड मसल्स, इसकी नेक वीक होगी, एंड जो लिम्स होंगे ना वो भी इमेसिएटेड और वीक होगा। इमेसिएशन स्पेशली अराउंड द नेक एंड लिम्स, बट एब्डोमेन इज ब्लॉटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2-in-1 की स्टेट बताई गई है कि जरूरी नहीं है आपको एक फैटी पीपल के अंदर, एक मोटे आदमी के अंदर भी आपको इमेसिएटेड, क्लोरेटिक और एनेमिक कंडीशन मिलेगी। एंड दिस इज द 19th कीनोट ऑफ कैल्केरिया कार्ब। 20वां पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर रेमेडी। अब इतना भैं करता हुआ आ रहा हूं मैं इस पूरे वीडियो में, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। समय कितना हो गया, 1 मिनट, समय कितना हो गया, पौन घंटा हो गया, और पौन घंटे से मैं एक ही एक बात चिल्लाने की और आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैल्केरिया कार्ब को समझना है तो स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट को समझना पड़ेगा। वो आप समझ चुके हैं, तो ये बात समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर रेमेडी है। क्यों? क्योंकि भाई इसका एंटी स्क्रोफुलस मेडिसिन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही स्क्रोफुलस है, इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका की सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर रेमेडी है। तो बीइंग एंटी स्क्रोफुलस, कल्केरिया कार्ब हैज द ग्रेट एक्शन ऑन द ग्लैंड्स, स्पेशली ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अटैक ग्लैंड ऑफ द नेक एंड ऑल ओवर द बॉडी। हाँ, पूरी बॉडी में जहां जहां ग्रंथियां और ग्लैंड होगी ना, सब जगह अटैक करेगी, नेक के ऊपर भी एंड पूरी बॉडी पे। एज ये लिम्फ है भाई, LUMP कर दिया, लिम्फ नोड ऑफ द एब्डोमेन विच बिकम, मतलब ये कहां बॉडी पे तो करेगी ये इसके अंदर ग्लैंडुलर अटैक करने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि जो एब्डोमेन के अंदर की जो लिम्फ नोड होती है उनको अटैक करेगी, जो कि हो जाएंगी हार्ड, नहीं हार्ड है ये, है ना, हार्ड और इन्फ्लेम्ड। मतलब टेबिस मेजेंट्रिका है, मेरे सर के पीछे जो शब्द है डेट इज मेजेंट्रिका, मतलब ये टेबिस मेजेंट्रिका की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। और मेरे उन प्यारे से दर्शकों को जिनको नहीं पता व्हाट इज टेबिस मेजेंट्रिका, इसका मतलब है एब्डोमिनल टीबी की बात हो रही है। इसके अंदर ग्लैंड्स को पकड़ने का इतना इंपॉर्टेंट इसका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नेक से लेके पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को कहीं पे भी एनलार्जमेंट कर सकती है, और स्पेशली एब्डोमेन के अंदर भी है, उनको नहीं छोड़ती, उनको हार्ड और इन्फ्लेम करती है, और जिस कंडीशन को बोलते हैं टेबिस मेजेंट्रिका या एब्डोमिनल टीबी। अब क्योंकि हमने पिछले पॉइंट में एब्डोमिनल टीबी की बात करी तो हमको ये समझना पड़ेगा। आप देखो, कॉमन सेंस लगा लो। मैंने आपको एक सेकंड में आठवीं स्लाइड हूं, मैं आपको थोड़ा सा मैं पहले की स्लाइड पे ले जाता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने बोला था कि वेरी चिली पेशेंट, और यहाँ पे ट्यूबरकुलिनम से इसका कंपैरिजन मैंने करके बताया था आपको। ठीक है, और ये 11 पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि ट्यूबरकुलोसिस की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट का जस्टिफिकेशन आ गया है, आप समझ गए ना क्यों ये टीबी की इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्योंकि ये स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन रखती है, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट है इस पेशेंट का। ठीक है, इसका जो वेजिटेटिव एपरेटस है, जो वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है, पूरा डिरेंज्ड है। इसका ग्लैंडुलर रेमेडी है, क्योंकि ये स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, ये ग्लैंडुलर रेमेडी है, प्लस ये चिली पेशेंट है। ये इतना चिली पेशेंट है कि इसका ट्यूबरकुलिनम से कंपैरिजन हो रहा है। और अगर ये सारे पांचों पॉइंट को आपने कंसीडर करा है प्रॉपरली, तो आपको ये समझने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी कि क्यों ये ट्यूबरकुलोसिस की इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और प्लस कैंट ने भी, मैं हवाला कैंट का भी दे चुका हूं इस वीडियो में पहले, कि कैंट ने बोला है कि ट्यूबरकुलिनम और कल्केरिया कार्ब इंटरचेंज हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, कि कई बार ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलिनम अगर हम दे रहे हैं तो उसको कल्केरिया कार्ब देनी पड़ती है, और बहुत फ्रिक्वेंटली ट्यूबरकुलिनम चल रही है तो कल्केरिया कार्ब यूज करनी पड़ेगी, और कल्केरिया कार्ब यूज कर रहे हो तो ट्यूबरकुलिनम करनी पड़ेगी। तो ये क्यों टीबी की इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अब आप समझ चुके होंगे क्यों। क्योंकि बीइंग ग्लैंडुलर एंड द स्क्रोफुलस remedy, it is most important medicine for the tuberculosis as pulmonary tuberculosis, ठीक है, लंग्स में जो टीबी होती है, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, टेबिस मेजेंट्रिका जो इसके पहले वाला कीनोट था, बोन टीबी, हड्डियों की टीबी, हिप जॉइंट की टीबी, स्पाइन की टीबी एटसेट्रा। ऑल्सो हैव द टीबी हेरिटेज इन द ऑफस्प्रिंग। जिस तरह से एक टीबी की बीमारी अगर खानदान में चली आ रही है तो एक मेडिसिन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज द ट्यूबरकुलिनम, और दूसरी मैं अब बता देता हूं। और आप अभी तक अगर आपने ध्यान से इस कल्केरिया कार्ब के वीडियो को अभी 50 मिनट तक देखा है तो द सेकंड मेडिसिन विल बी द कल्केरिया कार्ब। ठीक है, 22वां पॉइंट, कैंसर एंड कैंसरस कंडीशन। ठीक है, ये कैंसर और कैंसरस कंडीशन की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओवर ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, कि जो कल्केरिया ग्रुप है या कैल्शियम सॉल्ट है या कल्केरिया सॉल्ट है, जो कल्केरिया कार्ब और फॉस है, इससे पहले किसी एक स्लाइड में हम पॉइंट में हमने क्या देखा कि उसका ओवर ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, और ऐसी सारी बीमारियां जिसके अंदर ओवर ग्रोथ हो रही है, वो ओवर ग्रोथ के केस के अंदर कल्केरिया कार्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंसर और कैंसरस कंडीशंस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ओवर ग्रोथ, ये ओवर ग्रोथ ही होती है। इसलिए ये भी समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि क्यों कल्केरिया कार्ब इज अ वेरी गुड फॉर द कैंसरस कंडीशन, स्पेशली इन द ट्यूमर्स। खासकर कौन सा कैंसर? जहां पे ट्यूमर वगैरह बन रहा हो, ट्यूमर एंड सिस्ट, बिकॉज इट इज सो स्ट्रांगली रिलेटेड टू द ओवर ग्रोथ। यही पॉइंट मैंने अभी आपको बहमे करके समझाया, अब भी जस्ट ये पूरा पढ़ने के पहले। एंड बिल्डिंग प्रोसेसेस, क्योंकि बिल्डिंग प्रोसेसेस एंड ओवर ग्रोथ के ऊपर ये बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है कल्केरिया कार्ब। इसके कारण खासकर ऐसे कैंसर जहां पे ट्यूमर और सिस्ट वगैरह हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ओवर ग्रोथ एंड द टिश्यू ओवर ग्रोथ के ऊपर इसके कमांड के कारण ये एक बहुत अच्छी कैंसर और कैंसरस कंडीशन की मेडिसिन है। 23rd पॉइंट, टेंडेंसी टू ओवर ग्रोथ। अब ये भी ओवर ग्रोथ से ही संबंधित है, ठीक है। और ये ओवर ग्रोथ का पॉइंट क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि कल्केरिया सॉल्ट, कल्केरिया ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
कि ये ओवर ग्रोथ होने वाले केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑन द नेचुरल स्विंग, नेचुरल तरीके से अगर नेचुरल वे में बात करें तो कहीं पे भी ग्रोथ का फिनोमिना करने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल वे में भी। और कहां कहां ओवर ग्रोथ हो रही है? ओवर ग्रोथ कैसी ओवर ग्रोथ? पॉलिप्स एंड एक्सोस्टोसिस की बात हो रही है। ये ऊपर हमने ट्यूमर के रूप में ओवर ग्रोथ की बात करी थी, सिस्ट के रूप में ओवर ग्रोथ की बात करी थी, कैंसर कंडीशन में ओवर ग्रोथ की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिप्स और एक्सोस्टोसिस। कहां कहां पे होंगे? पॉलिप इन द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट, नोज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिप इन द वजाइना, पॉलिप इन द ब्लैडर, ऑल्सो सिस्टिक ग्रोथ एंड बोनी एक्सोस्टोसिस। आप सबको अच्छे से पता है कि जो सिस्ट आजकल सिस्ट बड़े हो रहे हैं लोगों को। मेरे को अक्सर केसेस आते हैं, किडनी में सिस्ट हो गया, लंग्स में सिस्ट हो गया, ब्रेन में सिस्ट हो गया, इधर सिस्ट पड़ा, उधर सिस्ट पड़ा है, सिस्टिक ग्रोथ है ना। एंड बोनी एक्सोस्टोसिस। बोनी एक्सोस्टोसिस मतलब हड्डी के ऊपर, हड्डी के बढ़ जाने के कारण हड्डी की ही ओवर ग्रोथ को एक्सोस्टोसिस बोलते हैं। तो एक्सोस्टोसिस के लिए क्या कह रहे हैं कि विच इज इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइम एंड कैल्शियम। कॉमन सेंस है कि कैल्शियम के इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही एक्सोस्टोसिस बनते हैं। ये एक बोन है, अच्छी खासी बोन है, नॉर्मल बोन है, जो पूरे इंसानों के अंदर वो बोन पाई जाती है, पर हमारे इस पेशेंट के अंदर उस बोन के ऊपर भी ओवर ग्रोथ हो गई, और वो बोन के ऊपर भी ओवर ग्रोथ काई की, हड्डी ही उग गई उसके ऊपर। तो जो ओवर ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ द बोनी प्रोट्यूबरेंस को हम बोलते हैं एक्सोस्टोसिस, एंड दिस इज ड्यू टू द इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइम या कैल्शियम के कारण होता है। और यहां पे होता क्या है? वन बोन इज सॉफ्ट एंड द अदर हैव द बोनी ग्रोथ। और ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं। कहां पे देख चुके हैं? ये पॉइंट हमने देखा है, एक सेकेंड, ये पॉइंट हमने देखा है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोनी टिश्यू की बात हो रही है। यहाँ पे हमने रेकाइटिस की बात करी थी, तो हमने क्या बोला था? सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ बोन। ये कहीं ना कहीं इसी के मॉडिफाइड रूप की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या है कि वन बोन इज सॉफ्ट एंड अदर हैव द बोनी ग्रोथ। मतलब एक हड्डी है वो सॉफ्ट है बिल्कुल, मतलब वहां पे सॉफ्टनिंग हो गई बोन की। ये भी कैल्केरिया, कार्किया, लाइम की इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम दोनों एक्सट्रीम पैथोलॉजीज देख रहे हैं। क्यों? कैल्शियम के इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। कि एक तरफ हम देख रहे हैं बोन की सॉफ्टनेस होना, कि बोन कार्टिलेजिनस रह गई, वो बोन जैसी कड़क वो हो ही नहीं पाई, सॉफ्ट रह गई। क्यों? ड्यू टू द इर्रेगुलर कैल्शियम डिपोजिशन, इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम। वहीं हम ऐसा पैथोलॉजी भी देख रहे हैं जहां बोन के ऊपर बोनी ओवरग्रोथ हो गई इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्टोसिस। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मिटी, डिफेक्टिव सॉफ्टनिंग एंड डिफेक्टिव फॉर्मेशंस ऑफ बोन की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आ गए अपनी 9वीं स्लाइड के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24th, पाएमिया एंड सपुरेटिव स्टेट। पाएमिया मतलब पस और सपुरेशन मतलब पकने वाली की बात, पकने वाली चीज की बात कर रहे हैं। ये एंड है यार, ये एंड ही कर दिया मैं, जल्दी में टाइप करा ना। तो 24वां की नोट है पाएमिया एंड सपुरेटिव स्टेट। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी सपुरेशन की स्टेट है इसमें हमको हिपरसल्फ और साइलिशिया छोड़ के कैल्केरिया कार्ब देनी पड़ेगी। तो ये है, और उसका जो की नोट होगा और जो उसके लिए रिपर्टरी के अंदर शब्द लिखा होगा वो होगा एब्सेस इन द डीप इन द मसल। एब्सेस इन द डीप इन द मसल, या फिर इन द थाई, ऑन द नेक, या फिर एब्डोमेन। इट इज इंडिकेटेड व्हेन द साइलिशिया इज इंडिकेटेड and the abscess is at such a dangerous place that the silicea is very risky because silicea hastens the suppuration। इसको मैं शुद्ध हिंदी में और शॉर्ट में बताता हूं कि जब एब्सेस ऐसी जगह पे है जो कि एक रिस्की जगह है, जैसे कि लोगों को इंटरनल ऑर्गन पे एब्सेस होता है, मैंने ब्रेन में एब्सेस होते देखा, मैंने लीवर में एब्सेस होते देखा, लंग्स में बहुत फ्रिक्वेंटली एब्सेस होता है। तो दोस्तों जब भी ऐसी जगह पे एब्सेस होता है तो इंडिकेटेड मेडिसिन तो साइलिशिया ही होती है, आप ये समझो। बट साइलिशिया बहुत वायलेंटली एक्ट करती है। साइलिशिया हास्टन्स द सपुरेशन, सपुरेशन की प्रोसेस को साइलिशिया बहुत बढ़ा देती है। और इसलिए दोस्तों ऐसी जगह जहां पे एब्सेस डीप इन द मसल कहीं पे हो, क्योंकि अगर सरफेस पे एब्सेस होगा मैं पका भी दूंगा तो वो फूट के आउटर वर्ल्ड में एब्सेस पस के रूप में निकल जाएगा। पर दोस्तों जब डीप एब्सेस होता है बहुत अंदर, और वहां पे हम वेंट नहीं बना सकते, हम कहीं से भी सपुरेटिव मटेरियल को आउटर वर्ल्ड में नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसी जगह बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। खासकर वाइटल ऑर्गन्स में जब एब्सेस होता है, लीवर में, लंग में, ब्रेन में,
तो साइलीशिया को नहीं यूज किया जाता, क्योंकि साइलीशिया हास्टन्स कर देगी सपुरेशन को, और उसके सपुरेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के कारण ऑर्गन फेल हो सकता है। तो जब भी ऐसी रिस्की जगह पे होगा सपुरेशन, तो वी शुड थिंक ऑफ द कैलकेरिया कार्ब, एंड दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द कैलकेरिया कार्ब, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द पायमिया एंड सपुरेशन, जहां पे हमको कैलकेरिया कार्ब को यूज करना है। 25वां पॉइंट, ये पहले भी हो चुका, इंटेंसली चिली पेशेंट, सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंडी हवा को लेकर सेंसिटिव है, रॉ विंड को लेके सेंसिटिव है, स्ट्रॉम मतलब तूफान को लेके सेंसिटिव है, कोल्ड वेदर को लेके सेंसिटिव, और ये मैं कैपिटल में इसलिए लिखा, वेदर चेंज को लेके बहुत सेंसिटिव है। वेदर चेंज को लेके इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि जब भी वेदर चेंज पे रिपर्टरी में कुछ भी ढूंढोगे, खांसी सर्दी जुकाम बुखार फलाना ढिमाका, आपको वेदर चेंज पे कैलकेरिया कार्ब ही मिलेगी। ऑलवेज वांट्स टू केप्ट वार्म, हमेशा गर्म रहना चाहता, हमेशा वार्मथ चाहता है, ठंड से दिक्कत है। 26वां पॉइंट, एग्रेवेशन फ्रॉम द एक्सर्शन, ये भी मैंने बता दिया कि ये कैसा भैया लफूस आदमी है एक नंबर का, क्योंकि स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन है, मोटा है, फैटी है, फ्लेबी है ना, ल्यूकोफ्लेगमेटिक है, बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक नहीं रहता कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब बहुत ही ज्यादा डल प्रवृत्ति का है, तो इसके कारण एक्सर्शन, एग्रेवेशन फ्रॉम एक्सर्शन, लिफ्टिंग हो गया, एक्सर्शन हो गया, वॉकिंग हो गया, नो एबिलिटी ऑफ द माइंड टू सस्टेन द प्रोलॉन्ग मेंटल एफर्ट। जिस तरह से शरीर से मोटा और थुलथुला थका हुआ है, वैसे ही माइंड से हो, बहुत लंबा मेंटल एक्सर्शन को, एफर्ट को, मतलब मेंटल एफर्ट्स को सस्टेन नहीं कर पाता। तो कैलकेरिया कार्ब इज अ टायर्ड एंड लेजी पेशेंट, ये तो आप सब लोग समझ चुके हो अब तक, मेंटली, बोथ मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड और लेजी, है ना। 17वां पॉइंट, कैलकेरिया कार्ब चाइल्ड, मैंने एक बार और जरूरी समझा लिख दूं, कैलकेरिया कार्ब के चाइल्ड को पहचानना बहुत आसान है, बिग बैलिड होगा, पेट बहुत बड़ा होगा, एक्सट्रीमिटीज उसकी हाथ और पैर लिम्स जो है वो इमेसिएटेड होंगे, नेक उसकी बहुत वीक होगी, उसके कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होगा। तो दिस इज द क्लासिकल लुक ऑफ द कैलकेरिया कार्ब चाइल्ड। अब आते हैं आखिरी स्लाइड पे, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। ये याद रखना, पूरी मटेरिया मेडिका के अंदर, मैंने पूरी मटेरिया मेडिका 10वीं किताब से पढ़ के रखी है, बट आई हैड नॉट फाउंड एनी सिंगल रेमेडी जहां पे ये बात लिखी हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द केस वेयर यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस पर्सन। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करें, तासीर बदलने की बात करें, ऐसा पेशेंट, ये लाइफ पे बहुत फ्रिक्वेंट सवाल होता है, लाइफ पे हमसे कई बार पूछा जाता है, सर ठंडी बहुत लगती, ठंडी बहुत लगती, क्या करें क्या करें। तो जब ठंडी लगती है पेशेंट को, चिली पेशेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे बदलने का मतलब है उसकी तासीर को बदलने। तो अगर मैं चिली पेशेंट की तासीर को चेंज करके टूवर्ड्स हॉट की तरफ धकेलना चाहूं, दिस इज द ओनली मेडिसिन विच आई हैव, ठीक है। और आखिरी पॉइंट 29th की नोट, बीइंग मेड फ्रॉम द कैल्शियम डिफेक्टिव ऑसियस ग्रोथ, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। हमने इसके अंदर देखा सॉफ्टनिंग ऑफ बोन देखी, क्यों, क्योंकि बेसिकली कैल्शियम ही है ना यार, कैल्शियम के इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक तरफ हमने देखा सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, है ना, रिकेट्स देखा हमने, हड्डियों का मुड़ना देखा, क्रुक्ड लिम्ब देखा हमने, क्रुक्ड फुट देखा। तो ऑसियस, डिफेक्टिव ऑसियस ग्रोथ, है ना, जैसे फोंटानेलिस रिमेन्स ओपन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो फोंटानेलिस होते हैं, छोटा बच्चा इन्फेंट है, उसके सर की कपाल की हड्डियां पूरी जुड़ नहीं पाएंगी, और कैलकेरिया कार्ब के अंदर एंटीरियर फोंटानेलिस ओपन होते हैं, और वहीं यहाँ पे कैलकेरिया फॉस है सीपी के अंदर पोस्टीरियर, दिस इज द डिफरेंस। डेंटिशन स्लो होगा, डिफॉर्म्ड सॉफ्ट बोन्स होंगी, तो कहीं पे डिफॉर्म्ड सॉफ्ट बोन्स होंगी, कहीं पे एग्जोस्टोसिस होगा, है ना, समवेयर एल्स। तो दोस्तों दिस इज द ड्रग पिक्चर ऑफ द कैलकेरिया कार्ब, और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, आपको मैं अच्छे से समझा दूं कि व्हाट इज द कैलकेरिया कार्ब एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्रग पिक्चर ऑफ कैलकेरिया कार्ब। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैलकेरिया कार्ब को समझने के बाद ये 29 पॉइंटों को बार बार रिवर्स कर करके देख, क्योंकि मानता हूं बहुत टफ है, कई पॉइंट ऐसे हैं कि चीजें ऊपर से चली जाती है, पर आप बार बार देखिए, रिवर्स करके देखिए, फिर रिवर्स करके देखिए, फिर रिवाइंड करके देखिए, हर पॉइंट को सुनिए। और अगर आपने इन 29 पॉइंटों को बहुत अच्छे से सुन लिया, इसके बाद मैं चैलेंज करता हूं कि बड़ी से बड़ी किताब उठा लीजिए आप, J.H. क्लार्क की, जॉन हेनरी क्लार्क की द डिक्शनरी टू प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका में जाइए, वहां कैलकेरिया कार्ब खोलिए और उसको शुरू से आखिरी तक पढ़िए,
और मैं इस बात का आपको दावा कर रहा हूं कि आपको उसमें लिखी हर लाइन से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे, जो आप आज तक नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपने बहुमूल्य समय में जिंदगी के इस 1 घंटे को निकालने के लिए, इस मेडिसिन को देखने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियोस के अंदर और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम से आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।